हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित यादव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रोहित में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोज़ और बहुत अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अच्छी तरह स्टडी कर ली थी। आई होप उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी? हेलो एरीन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक बात कि हमें मालूम है, जैसा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करी थी स्टडी कि जो अटैकिंग ग्रुप था हमारा वो न्यूक्लियोफाइल था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा अटैकिंग ग्रुप रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएजेंट की हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें जो रिएजेंट है वो कौन कौन से काम में लेंगे। रिएजेंट हमारा सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है कि जिस रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सेकंड हमारा रिएजेंट रहेगा वो है लुईस एसिड। लुईस एसिड भी क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड के कंपाउंड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। मतलब ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल की जैसे ही बिहेव करेगा। अब ये बात हो गई हमारी रिएजेंट की। रिएजेंट इसमें टू टाइप्स के रिएजेंट हम लेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और सेकंड है लुईस एसिड। अब सेकंड बात करेंगे हम कैटालिस्ट की कि जो कैटालिस्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा काम में आएगा। जो हमारा कैटालिस्ट है वो सबसे पहले वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? वो पोलराइज करने का काम करेगा। पोलराइजिंग द रिएजेंट को, पोलराइजिंग द रिएजेंट। यानी जो हमने रिएजेंट लिया है ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और लुईस एसिड, इसको पोलराइज करने का काम करेगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट दूसरा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा कैटालिस्ट। ये दो काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पहला है पोलराइजिंग द रिएजेंट और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा हेलो एरीन है, हेलो एरीन में यहाँ पर हैलाइड एटम होता है और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये आपको इसकी स्ट्रक्चर में पता है। ये जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। यानी इलेक्ट्रोफाइल इसको क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड या हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल वो क्या करता है? रिप्लेस टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। यहां तक बात क्लियर। जबकि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये बात हुई जो जनरल इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की।
अब हम देखेंगे कि हमें जो हैलाइड एटम है हैलो एरिन में जुड़ा हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और बेंजीन रिंग जो हैलो एरिन में है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हैलो एरिन की। हैलो एरिन की स्ट्रक्चर है हमारे पास जो अभी मैंने पहले बताई वो इस तरह से। इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा बेंजीन रिंग, फर्स्ट पार्ट है बेंजीन रिंग और सेकंड पार्ट है हमारा हैलाइड एटम। हैलाइड एटम को रिप्लेस करने की बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो चुकी थी। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अब हम बात करेंगे बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन की, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करेंगे बेंजीन रिंग की ओनली, हैलाइड एटम की बात नहीं करेंगे, यानी हैलाइड एटम का रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो हैलाइड एटम है और एक बेंजीन रिंग। तो हम इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग की रिएक्शन ही स्टडी करेंगे। यहां तक बात क्लियर। अब इस हैलो एरिन में हैलाइड एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन एटम से। यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम और यहाँ कार्बन एटम। टोटल 6 कार्बन एटम है बेंजीन रिंग में। यहाँ पर हमारे पास हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है। हैलाइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण या हैलाइड एटम के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है -I इफेक्ट, -I इफेक्ट के कारण ये इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचता है तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है कि बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर। डीएक्टिवेट क्यों हुई कि ये जो हैलाइड एटम की -I इफेक्ट के कारण हैलाइड एटम ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी को हमने बोल दिया बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि हैलाइड एटम के -I इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। यहां तक बात क्लियर। अब सेकंड बात देखते हैं हम कि ये जो हैलाइड एटम के लोन पेयर हैं बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन भी शो कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पर, और पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा यहाँ पर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। ये बात हमने -I इफेक्ट की कर ली। अब थोड़ी देर के लिए -I इफेक्ट को भूल जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन किस किस में देखने को मिल रहा है हमें? हैलाइड एटम के लोन पेयर और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के उसके बीच। कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पर हैलाइड एटम के ऑर्थो पोजीशन पर, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब बेंजीन रिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। किसके कारण? कॉन्जुगेशन के कारण। कॉन्जुगेशन के कारण इसके लोन पेयर्स ने यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप। इस तरह से ये एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है जब कॉन्जुगेशन शो होता है या रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमारी है फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हैलो एरिन। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन शो करने के कारण ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगी, वो है यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड पहले से ही यहाँ था, वो ये हैलाइड एटम और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हैलाइड एटम पर पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट है जो नेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या आपस में कॉन्जुगेशन में, तो ये कॉन्जुगेशन दर्शाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जिससे हमें थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी। ये तो हमारी थी सेकंड। अब थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी आएगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था और कार्बन एटम और हैलाइड एटम के बीच डबल बॉन्ड जो हमें वो था। तो यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसमें आपने देखा कि हैलाइड एटम के कारण कॉन्जुगेशन दिखा रहा है हैलाइड एटम के लोन पेयर, उसके कारण हैलाइड एटम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और मेटा पोजीशन पर ऐसा कुछ भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना। मतलब मेटा पोजीशन कौन कौन सी है अपने, एक तो ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पर कहीं भी हमारे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही है मेटा पोजीशन पर, यह आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जो हैलाइड एटम के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब इसमें दो इफेक्ट देखने को मिले हमें, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस इफेक्ट। एक तो हमारा मिला इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, यानी प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट इसमें शो हो रहा है। दूसरा हैलाइड एटम का माइनस आई इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हमने देखे। थोड़ी देर के लिए हेलो एरिन को भूल जाते हैं, हम बात करते हैं ओनली बेंजीन की। किसकी? बेंजीन की। बेंजीन में हमें पता है 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपस में कॉन्जुगेशन शो हो रहा है। तो हम बात करें बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में एकमात्र इफेक्ट देखने को मिलता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। तो बेंजीन रिंग में तो क्या होगा, जब ये रेजोनेंस शो करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरह से रेजोनेंस शो करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ओनली रेजोनेंस इफेक्ट ही शो हो रहा है, किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं हो रहा है बेंजीन रिंग में। जब इसमें हैलाइड एटम लगा देते हैं तो हैलाइड एटम का नेगेटिव इफेक्ट भी शो होने लग जाता है। होता है क्या है, माइनस आई इफेक्ट, जो हैलाइड एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है हेलो एरिन में, वो ग्रेटर देन होता है प्लस आर इफेक्ट के, प्लस आर इफेक्ट के। यानी ये जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है किसके रेस्पेक्ट में, प्लस आर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। प्लस आर इफेक्ट तो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। दोनों ही रिएक्शंस हो रही हैं, खींचने की और बेंजीन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन देने की। तो इस तरह से माइनस आई इफेक्ट के कारण तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, और प्लस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं किसमें, बेंजीन रिंग में। यहां तक बात क्लियर। अब प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हैलाइड एटम का। अब हैलाइड एटम को हम इस तरह से बेंजीन के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि जो हैलाइड एटम लगा हुआ है वो एक तरह से बेंजीन को डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का भी वर्क कर रहा है। यानी हैलाइड एटम है हमारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसको रब करके यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हमारा हैलाइड एटम है एक्स,
वो कौन कौन सा वर्क कर रहा है, कौन कौन से ग्रुप का वर्क कर रहा है। एक तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का, साथ साथ दूसरा क्या है इसका, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हुई। जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा बजाय किसके, मेटा पोजीशन के। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला गया, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, किसके कारण, -I इफेक्ट के कारण। यहां तक बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। अब इसकी तुलना करें बेंजीन रिंग से, मैं इसकी तुलना कर रहा था। ये क्या होता है, हेलोएरिन बेंजीन की तुलना में लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव हेलोएरिन इन कंपैरिजन टू बेंजीन। क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन में तो हमें ओनली +R इफेक्ट ही शो हो रहा है। +R इफेक्ट के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। जबकि इसमें हेलोएरिन में -I इफेक्ट भी शो हो रहा है। जितना +R इफेक्ट शो हो रहा था उसमें से भी इलेक्ट्रॉनों को ये थोड़ा बहुत निकाल रहा है -I इफेक्ट के कारण, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है -I इफेक्ट के कारण बजाय बेंजीन के। जितनी बेंजीन की रिएक्टिविटी थी, क्रिया करने की क्षमता, क्रियाशीलता, उसके तुलना में हेलोएरिन की क्रियाशीलता वो बहुत कम हो जाती है, यानी लेस रिएक्टिव हो जाता है हेलोएरिन। क्यों, क्योंकि हैलाइड एटम का -I इफेक्ट भी इसमें शो होने लग जाता है। तो ये थी बात हमारी हैलाइड एटम की। हैलाइड एटम कौन कौन सा बिहेव कर रहा है, एक तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। अब हम बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, किस तरह से कैटालिस्ट इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा, हमारा रिएजेंट किस प्रकार से वर्क करेगा, वो सब देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ जो बेंजीन रिएक्शन शो कर रहा था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उनकी स्टडी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन में भी देखेंगे। तो कुछ रिएक्शंस हैं हमारी, वो हैं हेलोजिनेशन, उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सेकंड है हमारी नाइट्रेशन, इसकी स्टडी करेंगे हम। थर्ड है हमारी सल्फोनेशन, इसकी स्टडी करेंगे हम। और फोर्थ है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यह चैप्टर है आपका हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का। हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना बताऊंगा, जबकि जो मेन रिएक्शंस हैं जब मैं आपके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊँगा एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसमें डिटेल रिएक्शन बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, कैसे नहीं होता है, क्या कैटालिस्ट का काम क्या है, कैटालिस्ट किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, उस सारे में लेके आऊँगा किसमें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की जब हम अलग से वीडियो लेक्चर लेके आएंगे उसमें। इसमें आपको मैं ओनली थोड़ा सा ऊपर से बताऊंगा कि इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब उसमें बताएंगे कि किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की बात करेंगे हम। हेलोजिनेशन में होगा क्या कि हेलोजन का अटैक हेलोएरिन पर, ये हमें पता है। हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना यानी हेलोजन का अटैक किसके ऊपर, बात कर रहे हैं हम हेलोएरिन की। हेलोएरिन लिया हमने क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरोबेंजीन। जब हेलोजन के लिए लगा दिया मैंने क्लोरीन। हाइड्रोजनेशन कराऊंगा हेलोजन का जुड़ना। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं हमें पता है, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
मैंने आपको हेलो एल्केन की रिएक्शन में पहले ही बताया था कि जो फ्लोरीनेशन होता है वो एक बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है, मतलब विस्फोटक अभिक्रिया होती है फ्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एक तरह से मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है, और आयोडीनेशन जो हमारी है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आयोडीनेशन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हम बात करेंगे हैलोजिनेशन में Cl2 की या Br2 की, F2 की और आयोडीनेशन की ज़्यादातर क्यों नहीं करते, हम Cl2 और Br2 क्यों लेते हैं। I2 की मैंने बताई कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वापस वही रिएक्टेंट बना देती है। फ्लोरीनेशन एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है और तेज़ी से होती है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आराम से थोड़ी स्लो प्रोसेस में होती है, इसलिए हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की जनरल स्टडी करते हैं हैलोजिनेशन में। तो मैं इसका हैलोजिनेशन कराऊंगा Cl2 के साथ। Cl2 के साथ कराऊंगा किसके रेस्पेक्ट में, कैटालिस्ट लूंगा मैं यहाँ पर FeCl3। FeCl3 मैंने लिया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट लिया तो रिएक्शन हो करके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। एक तो बनता है ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला कैसे कि हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर रिएक्शन करेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा था, ऑर्थो पोजीशन पर, और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला भी बनेगा। तो पैरा वाला बना हमारा ये वाला और ऑर्थो वाला बना ऊपर वाला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं है, ये प्लस है कि हमारे दो प्रोडक्ट्स बने हैं, एक तो पैरा प्रोडक्ट, एक बना है ऑर्थो प्रोडक्ट। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये Cl कहाँ से आया, ये Cl कहाँ से आया, किसने बनाया, इसकी थोड़ी बहुत स्टडी हम कर लेते हैं। जनरली इसमें होता क्या है कि Cl2 हमारा जो रिएजेंट है वो कैटालिस्ट से रिएक्शन करता है। कैटालिस्ट है हमारा FeCl3। अब कैटालिस्ट का वर्क क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिएजेंट को पोलराइज करता है। पोलराइज मतलब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है रिएजेंट में। कैसे करेगा, ये हमारा Cl और FeCl3, इस पे तो आता है डेल्टा नेगेटिव और इस पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। इस तरह से पोलराइजेशन हो गया इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो है Cl प्लस और FeCl4 माइनस के रूप में। इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैटालिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर दिया Cl प्लस। अब ये Cl प्लस अटैक करेगा कहाँ पर, या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। किस तरह से करेगा इसका मैंने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताई थी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा या पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपनी रिएक्शन से। इसका मैं वापस बता देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। इसका हम एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आया वो है Cl प्लस। तो यहाँ पर है हमारे पास Cl, रेजोनेट यहाँ पर है इसके पास लोन पेयर। लोन पेयर ने यहाँ पर क्या किया, अटैक किया और यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। हमें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमने इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से लिखी, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप और एक हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो ये वाला। अब Cl प्लस अटैक करेगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर। Cl प्लस अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पर इसने क्या किया, अटैक किया। अटैक किया तो एक तरह से प्रोडक्ट बनाया, वो है मना में Cl डबल बॉन्ड प्लस H और Cl। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट मिल गया तो ये क्या है, हमारा अनस्टेबल है। अभी
स्टेबलाइज कब हो जाएगा? जब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देकर और ये वाला वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी? ये पाई डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो मतलब वापस सिंगल बॉन्ड बन गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस इसके पास आ गए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ पर दे दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से थे और Cl यहाँ पर और H+ बाहर निकल गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये H+ क्या करेगा? FeCl4- से रिएक्शन करेगा। अब FeCl4- जो हमारा रिएक्टेंट में बचा हुआ है उससे रिएक्शन करेगा H+ इससे रिएक्शन करके बनाएगा एक तो HCl और दूसरा बनाएगा FeCl3। तो इस तरह से हमें कैटालिस्ट वापस मिल जाता है रिएक्शन मिक्सचर में। तो कैटालिस्ट का काम क्या रहा? एक तो इसने रिएजेंट को पोलराइज किया और साथ ही इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया। तो कैटालिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये क्या कर देता है? उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वापस हमें FeCl3 मिल गया एज ए कैटालिस्ट। तो ये हमारी इस तरह से रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफाइल की हैलोजिनेशन में। इसी तरह से नाइट्रेशन में होगी, इसी तरह से सल्फोनेशन में होगी और इसी तरह से फिडेलक्राफ्ट में होगी। तो ये रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हैलोजिनेशन। ऐसे ही आप Br2 का योग करवा सकते हो। यहाँ पर Cl2 की जगह Br2 रख लेना और जो हमारा कैटालिस्ट हो जाएगा वहाँ पर FeBr3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब दूसरी देखते हैं हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास रिएजेंट काम में आएगा, वो है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये वाला रिएजेंट काम में आएगा नाइट्रेशन में। इस तरह से नाइट्रेशन में ये दोनों रिएक्शन करके एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, वो है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब ये किस तरह से होगा, इसकी डिटेल स्टडी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हेलोएरिन पर अटैक करेगा। हेलोएरिन हमारा क्लोरोबेंजीन, इस पर अटैक करेगा NO2 प्लस अटैक करके एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। ऑर्थो प्रोडक्ट कौन सा? ClNO2 और एक देगा पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट है हमारा ClNO2। ये दो प्रोडक्ट देगा NO2 प्लस या नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिला NO2 प्लस। ये NO2 प्लस इस पर अटैक किया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज है, वहाँ पर अटैक करके इसने एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया, एक पैरा प्रोडक्ट बनाया। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जनरली ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है और पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है कि ये माइनर है और ये मेजर है? मेजर का मतलब ज़्यादा मात्रा में और माइनर का मतलब कम मात्रा में। अब यहाँ पर क्या है? Cl और NO2, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट। ये लोन पेयर में आपस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन के कारण ये एक तरह से अनस्टेबल होने लग जाता है, जबकि इसमें जो रिपल्शन है वो बहुत कम है, ये देखने को भी नहीं मिलता है क्योंकि ये आपस में एंटी पोजीशन पर हैं। इस तरह से इसमें रिपल्शन बहुत कम होने के कारण ये एक तरह से स्टेबल प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और इसमें रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। एक तरह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का भी रोल होता है। अगर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रेशन में NO2 प्लस हमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में मिला। लेकिन आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में रिएक्शन लिख के आओगे तो कैसे लिख कर आओगे? हमें यहाँ पे लेना है Cl, इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरह से हमें लिख कर आना है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 एज ए एसिड बिहेव करता है, मतलब ये इस H2SO4 से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और
एक्सेप्ट करता है तो ये करेगा बेस के रूप में बिहेव, और H2SO4 इसको प्रोटॉन देता है तो ये करेगा एसिड के रूप में बिहेव। तो जो प्रोटॉन लेता है वो तो बेस, और जो प्रोटॉन देता है वो है एसिड। तो एसिड तो हमारा है H2SO4 और HNO3 एज ए बेस बिहेव करता है। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम सल्फोनेशन की। थर्ड है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में जो हमारा रिएजेंट काम में आता है वो है रिएजेंट है हमारा H2SO4। H2SO4 भी कौन सा? कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2H2O7, ये है हमारा ओलियम। ये रिएजेंट काम में आता है सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में इन दोनों रिएजेंट से एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है वो है SO3। इस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा एक तरह से न्यूट्रल। आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, जबकि हमने ऊपर की दो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, जबकि इसमें किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन जो हमारी रिएक्शन होती है, थर्ड पॉइंट है इसका, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, ना कि SO3+। SO3 होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा हेलोएरिन से। हेलोएरिन वही मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाने पर हमें वो ही दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो वाला, एक तो मिलेगा हमें ऑर्थो वाला। गरम करेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट कौन सा? SO3H, और एक मिलेगा पैरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें SO3H। इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट मिले, पैरा और ऑर्थो। अब इसमें मेजर कौन सा है? मेजर हमारा है पैरा वाला और माइनर है हमारा ऑर्थो वाला। तो इस तरह से माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट हमें पता चल गया कि मेजर क्यों है ये, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम से कम है, और ये माइनर क्यों है, इसमें रिपल्शन ज़्यादा से ज़्यादा है। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन थी सल्फोनेशन। अब लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है इसकी स्टडी करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसने जो साइंटिस्ट थे वो फ्रीडल नाम के साइंटिस्ट थे। तो फोर्थ रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, या इसको शॉर्ट नेम है इसका FCR। इसमें टू रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे। एक तो है हमारी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है एल्किलीकरण, और दूसरी है हमारी एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एसिलीकरण। एल्काइलेशन में पहले हम स्टडी करते हैं एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन या एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में हमें रिएजेंट काम में लेंगे, वो रिएजेंट है एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड CH3Cl RCl, एल्किल क्लोराइड। और हमारा जो कैटालिस्ट काम आएगा वो है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। इस तरह से AlCl3 CH3Cl के साथ वही जैसा हमने उसमें हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, वैसे ही ये क्या करेगा, एक तरह का कैटालिस्ट इसको पोलराइज करेगा। पोलराइज किस तरह से करेगा? CH3Cl पर डेल्टा पॉजिटिव और AlCl3 पर डेल्टा नेगेटिव। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा CH3+। इस तरह से हमें इसमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3+। अब इस CH3+ का अटैक करवाएंगे वही हेलोबेंजीन पर, हेलोएरिन पर।
हेलो एरिन पर अटैक करवाने पर वही प्रोडक्ट मिलेंगे हमें ऑर्थो एंड पैरा वाले। तो किस तरह से हमें मिलेंगे प्रोडक्ट, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर CH3Cl की हम करवा रहे हैं रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट लिया है हमने एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 और CH3Cl आपस में रिएक्शन करके एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, वो है CH3+ का। अब ये CH3+ इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, वहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा वाला। ऑर्थो वाला बनाएगा Cl और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा CH3, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। ये तो हमारा है माइनर। और मेजर वाला बनाएगा हमारे पास है, यहाँ पर लग जाएगा CH3 और यहाँ है Cl। ये है हमारा मेजर कौन सा, पैरा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है किसकी, एल्काइलेशन की। आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि जो कैटालिस्ट है वो काम कर रहा है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल हमें पता चल गया कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम आसानी से रिएक्शन करके उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ऐड करवा करके रिएक्शन करवा सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एसिलीकरण, हिंदी में लिखे तो एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब है कि जो हमारा रिएजेंट काम में लेंगे, रिएजेंट है हमारा CH3COCl या RCOCl। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आगे बात आपको समझ में। R की वैल्यू एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ग्रुप का कुछ भी हो सकता है, एथिल, मैथिल। अब और हमारा जो इसका कैटालिस्ट काम में लेंगे, कैटालिस्ट है हमारा एनहाइड्रस AlCl3, ये हमारा कैटालिस्ट लेंगे। अब कैटालिस्ट वो ही करेगा जैसा हम अभी किया था हमने एल्किलीकरण में, एल्काइलेशन में, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। RCOCl या इसकी जगह मैं CH3 ले लूँ तो वो अच्छा रहेगा, आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। CH3COCl AlCl3 से रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, वही पोलराइज करेगा। इसको पोलराइज किस तरह से करेगा, CH3COCl AlCl3, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से ये पोलराइज हो गया। यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेकअप होगा तो CH3CO+ के रूप में हमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रोफाइल हमें पता चल गया कि कौन सा बना, CH3CO+, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है। इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल ये अब अटैक करेगा हेलोबेंजीन पर। अब हेलोबेंजीन है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो है हमारा क्लोरोबेंजीन। और CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब अटैक करेगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो इस कंपाउंड बनाएगा, वो है COCH3 और Cl ऊपर। और ऑर्थो पोजीशन वाला कंपाउंड बनाएगा, वो है COCH3Cl। ये ऑर्थो एंड ये पैरा। तो मेजर कौन सा हुआ, पैरा वाला। माइनर कौन सा हुआ, ऑर्थो वाला। ये ध्यान रखना कि मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा वाला बनता है और माइनर प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो वाला। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कैटालिस्ट ने रिएक्शन करके रिएजेंट के साथ इसको पोलराइज किया और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया। और हमने रिएजेंट देखे, वो थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और लुईस एसिड, ये हमारे दो रिएजेंट थे। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होती है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शुरू से लेकर जितने भी वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं वो सभी वीडियोज़ देखें और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो।
तो एक बार फिर से बाय बाय।